गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और मैं स्वागत है आप सभी का। और स्टूडेंट जैसा अभी हमने एग्रीकल्चर बायोलॉजी के बारे में बात की और नेक्स्ट जो अपनी क्लास है वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक था जैविक पदार्थ या जीवांश पदार्थ वाला वो कंप्लीट हो गया था। पर आज इस क्लास में हम पूरे चैप्टर का जो हमारा अध्याय होता है केमिस्ट्री का उसका रिवीजन करेंगे और बारीकी से सारी चीजें एक बार फिर से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अपन शुरू करते हैं। और आज जो हमारा दूसरा अध्याय है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का उसके रिवीजन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम था जीवांश पदार्थ। क्या था? जीवांश पदार्थ। जीवांश पदार्थों के आगे क्या लगा था यहाँ? मृदा। मृदा जीवांश पदार्थ। तो सबसे पहली चीज मुझे क्या पूछी जाएगी? सबसे पहली चीज मुझे पूछी जाएगी मृदा जीवांश पदार्थ क्या है। राकेश भाटी गुड मॉर्निंग। पहला पॉइंट मुझे क्या पूछा जाएगा? मृदा जीवांश पदार्थों से क्या अभिप्राय है या मृदा जीवांश पदार्थ किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज मुझे यही पूछी जाएगी। अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं मृदा जीवांश पदार्थ क्या होते हैं तो मैंने पहले बताया था कि मृदा का मतलब तो क्या हुआ? मृदा का मतलब तो क्या हुआ? मृदा। और अगर मैं बात करूं जीवांश का मतलब क्या हुआ? जीवांश का मतलब हुआ जीव जंतुओं के अवशेष। क्या हुआ? जीव जंतु अवशेष। जीवांश का मतलब क्या हुआ? जीव जंतु अवशेष। अब मृदा जीवांश पदार्थ क्या है? मृदा में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के अवशेष को क्या कहा जाता है? मृदा जीवांश पदार्थ कहा जाता है। पहला प्रश्न क्या था हमारा? मृदा जीवांश पदार्थ क्या है? तो मृदा में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं? अपन मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। दूसरा फिर अपना पॉइंट क्या था इस चैप्टर का? दूसरा अपना पॉइंट था मृदा जीवांश पदार्थों के अवयव। क्या था? मृदा जीवांश पदार्थों के स्रोत। पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा था हमारा स्रोत की मृदा जीवांश पदार्थों के जो स्रोत हैं वो स्रोत क्या क्या होते हैं। अगर स्टूडेंट्स में स्रोत की बात करूं तो मैंने दो तरह के स्रोत बताए होंगे आपको जीवांश पदार्थों के। दो तरह के स्रोत कौन कौन से थे? एक तो स्रोत था हमारा पादप स्रोत। पादप स्रोत ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछ भी लिया गया है 2023 में। पादप स्रोत और दूसरे कौन से आते हैं? जंतु स्रोत। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मृदा जीवांश पदार्थों के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं तो आपका डायरेक्ट उत्तर क्या होगा? दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से होंगे? पादप स्रोत। और एक कौन से होंगे? जंतु स्रोत। अब अगर मैं बात करूं जैसे कि पादप स्रोत कौन कौन से हैं और जंतु स्रोत कौन कौन से हैं, मुझे क्या पूछाएगा कि मृदा में जीवांश पदार्थों के पादप स्रोत कौन कौन से हैं और मृदा में जीवांश पदार्थों के जंतु स्रोत कौन कौन से हैं। अगर मैं पादप स्रोतों की बात करूं जैसे मान लो एक तो क्या हो गया इसमें फसल अवशेष हो गया। क्या हो गए? फसल अवशेष है। फसल अवशेष हो गया मान लो। दूसरी अगर बात करूं तो क्या हो गया? मान लो हरी खाद है। हरी खाद भी क्या है? पादप स्रोत है। हरी खाद है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो मान लो क्या हो गया? और भी फसल अवशेष के बाद बिछावन है। बिछावन ये भी क्या है? फसल अवशेष है। यानी जीवांश पदार्थों के अगर मैं पादप स्रोत की बात करूं तो कौन कौन से होंगे? जैसे हरी खाद, बिछावन और फसल अवशेष। दूसरी अगर मैं क्या बात करूं कि जीवांश पदार्थों के जंतु स्रोत कौन कौन से हैं। अब जंतु स्रोत में क्या है? जीव जंतु आएंगे। अब जीव जंतुओं में अगर बात करूं जंतुओं से कौन कौन से प्राप्त होते हैं? जैसे गोबर प्राप्त होता है जंतुओं से। जंतुओं का जो एक तो गोबर हो गया। एक दूसरी अगर बात करूं केंचुए। केंचुए क्या है? जंतु है। केंचुए भी क्या करते हैं मृदा में जैविक पदार्थ छोड़ते हैं। केंचुए हो गए। केंचुए हो गए। आगे अगर बात करूं जैसे रक्त चूर्ण है। क्या है? जीवों का रक्त चूर्ण है। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो क्या है? खुर चूर्ण है। खुर चूर्ण। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो क्या है? जैसे हड्डी का चूरा है। हड्डी का चूरा। ये सभी क्या हो गए? ये सभी मृदा में जीवांश पदार्थों के जंतु स्रोत हो गए। दो तरह के स्रोत हमने पढ़े। एक कौन से? पादप स्रोत और दूसरे कौन से? जंतु स्रोत। पहला प्रश्न हमारा क्लियर हो गया दो तरह से। एक तो जीवांश पदार्थ क्या है और जीवांश पदार्थों के मृदा में स्रोत क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं स्टूडेंट्स अगले पॉइंट पर हमें कौन सा प्रश्न पूछा जाता है और अगला हमारा पॉइंट क्या आता है? अगला हमारा पॉइंट आता है मृदा जीवांश पदार्थों का संगठन। क्या आता है? मृदा जीवांश पदार्थों का संगठन। तो चलिए अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स मृदा जीवांश पदार्थों के संगठन की, संगठन क्या क्या है? मृदा जीवांश पदार्थों का संगठन। संगठन चलिए अब अगर मैं संगठन की बात करूं तो इसमें आपको कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपको डायरेक्टली प्रश्न पूछाएगा कि मृदा जीवांश पदार्थों के संगठन को लिखिए। अगर ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि मृदा जीवांश पदार्थों के संगठन को लिखिए तो फिर आपको जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आपको लिखना है। इस संगठन में सबसे पहले क्या होता है? एक तो मृदा जीवांश पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। मृदा जीवांश पदार्थों में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी इससे कई अवयव होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी क्या होते हैं?
कई अवयव। जैसे पहले अगर मैं अवयव की बात करूं कार्बोहाइड्रेट में, तो पहला अवयव क्या होगा, पहला अवयव होगा स्टार्च, और इसकी जो मात्रा होती है स्टार्च की कितनी होती है, 1 से लेकर के 5% तक होती है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, दूसरा होता है सेल्यूलोज, स्टार्च हो गया। दूसरा क्या हुआ, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की मात्रा कितनी होती है, 10 से लेकर के 28%। तीसरी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है हेमी सेल्यूलोज। क्या होता है, हेमी सेल्यूलोज। अगर मैं हेमी सेल्यूलोज की बात करूं तो इसकी मात्रा कितनी होती है, 20 से लेकर के 50%। कितनी होगी, 20। जैसे अगर बात करें हेमी सेल्यूलोज, ये कितना होगा, 20 से लेकर के 50% तक होगा। ये तो बात किसकी हो गई, कार्बोहाइड्रेट की हो गई। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा जो अवयव होता है, एक दूसरा कौन सा अवयव होगा, दूसरा अवयव इसमें होता है वसा। अगर मैं वसा की मात्रा की बात करूं तो कितनी होती है, 1 से लेकर के 8% तक होती है। वसा कितनी होती है, 1 से लेकर के 8% तक होती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं फिर तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन, तो जीवांश पदार्थों में प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 1 से लेकर के 15% तक क्या होती है, इसमें प्रोटीन होती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं चौथे पॉइंट पर, लिग्निन, क्या आता है, लिग्निन। अगर मैं जीवांश पदार्थों में लिग्निन की बात करूं तो ये कितना होता है, लिग्निन होगा आपका 10 से लेकर के 30%। कितना होगा, 10 से लेकर के 30%। तो एक प्रश्न तो आपको कैसे पूछा जाता है कि मृदा में जीवांश पदार्थों के संगठन को लिखिए। तो जीवांश पदार्थों के संगठन में आपको जो मैंने ये चीज यहाँ तक लिखी वो चीजें लिखी। ये तो क्या हो गया, ये हो गया जीवांश पदार्थों का संगठन। नेक्स्ट में अगर बात करें स्टूडेंट्स अगले पॉइंट पर, तो अगला आपको प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा में कितने प्रकार के जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं। डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा कि मृदा में कितने प्रकार के जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं। अगर मैं किसकी बात करूं स्टूडेंट्स, मृदा जीवांश, मृदा जीवांश। तो मृदा में जो जीवांश पदार्थ है वो कितने प्रकार के होते हैं जनरली। अगर मैं जनरल में इनकी बात होती है स्टूडेंट्स, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो कैसे होंगे, एक तो होंगे कार्बनिक, एक तो कैसे होते हैं, कार्बनिक। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मृदा जीवांश पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, तो कार्बनिक, और एक कैसे होंगे, एक होंगे अकार्बनिक। अकार्बनिक जनरल सा प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि मृदा जीवांश पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और एक अकार्बनिक। अब अगर मैं कार्बनिक की बात करूं, आपसे प्रश्न पूछा है कि कार्बनिक पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। अगर मैं मृदा कार्बनिक पदार्थों की बात करूं तो स्टूडेंट ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कैसे होंगे, एक तो होंगे आपके नाइट्रोजन युक्त, जिनमें क्या पाई जाएगी, नाइट्रोजन पाई जाएगी, और एक कैसे होंगे, एक होंगे आपके नाइट्रोजन रहित। एक तो कैसे होंगे, नाइट्रोजन युक्त, और एक कैसे होंगे, नाइट्रोजन रहित। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा जीवांश पदार्थों में कार्बनिक पदार्थ कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एक नाइट्रोजन युक्त और एक नाइट्रोजन रहित। नेक्स्ट में अगर बात करूं जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है ये भी कितने प्रकार के होते हैं, आगे 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके के कैसे होंगे, एक तो होंगे जल विलेय, जो जल में घुल जाते हैं, जल विलेय, और एक क्या होंगे, एक होंगे जल अविलेय। एक तो क्या हो गए, जल विलेय हो गए, और एक क्या हो गए, जल अविलेय हो गए। यानी नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक पदार्थ में अपने 2 प्रकार के, जल विलेय और जल अविलेय। अब यहां से आपको प्रश्न पूछा जाता है कि जल विलेय कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं। अगर मैं जल विलेय कार्बनिक पदार्थों की बात करूं तो सबसे मोस्ट आप एग्जांपल यहां याद रख लेना, यूरिया। क्या है, यूरिया। यूरिया क्या होता है, जल विलेय होता है, तो वो क्या है, जल विलेय कार्बनिक पदार्थ। यूरिया क्या है, जल विलेय कार्बनिक पदार्थ। अगर मैं जल अवलेय की बात करूं तो जल अवलेय कौन सा है, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन क्या होती है, जल अवलेय होती है। यहाँ कौन सा हो गया, यूरिया, और यहाँ क्या आ गया, प्रोटीन आ गया। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन रहित, तो जो नाइट्रोजन रहित पदार्थ है ये भी 3 प्रकार के होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, एक ईथर, एक लिग्निन। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें हम स्टार्च कहते हैं, ईथर और लिग्निन, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर मैं अकार्बनिक में बात करूं तो इसमें कई पदार्थ आते हैं, जैसे कैल्शियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, तांबा है, ये सारे कहाँ आते हैं, अकार्बनिक पदार्थों में आते हैं। तो आपसे ये भी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि मृदा में पाया जाने वाला अकार्बनिक जीवांश पदार्थ कौन सा है। तो अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे कैल्शियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है। ये कैसे हुए, ये आपके अकार्बनिक पदार्थ हुए। नेक्स्ट में अगर बात करें स्टूडेंट्स अगले पॉइंट पर, तो अगले पॉइंट पर हमें क्या प्रश्न पूछा जाता है, अगले पॉइंट पर आता है कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन। क्या आता है,
कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन। तो चलिए हम बात कर लेते हैं विच्छेदन के बारे में। कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन। अब अगर स्टूडेंट्स में क्या बात करूं, कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन की बात करूं, तो सबसे पहला जो पॉइंट मुझे पूछा जाता है वो क्या पूछी जाती है, परिभाषा पूछी जाती है कि कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन किसे कहते हैं। तो विच्छेदन क्या है, जो हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं, क्या स्टूडेंट्स, जो हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं इनका सरल अणुओं में टूटना, क्या होता है, इनका सरल अणुओं में विभाजित होना, या मैं क्या कहता हूं, सरल अणुओं में टूटना, क्या कहलाता है, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन कहलाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से क्या अभिप्राय है, तो मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो जीवांश पदार्थ हैं, उनका सरल अणुओं में विभाजित होना क्या कहलाता है, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन कहलाता है। प्रश्न पूछा जाता है कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन का क्रियाशीलता कौन सी, चरण कौन सा है। तो कार्बनिक पदार्थों के अगर मैं विच्छेदन के चरण की बात करूं स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका स्टार्च। ये आपको बनाना है, स्टार्च होता है, प्रोटीन होती है, स्टार्च है, प्रोटीन है और वसा है। सबसे पहले किसका विच्छेदन होगा, इनका विच्छेदन के बाद किसका होता है, क्रूड प्रोटीन का। किसका होगा, क्रूड प्रोटीन। फिर जब क्रूड प्रोटीन का विच्छेदन हो जाएगा तो फिर किसका होगा, सेलुलोज का। क्रूड प्रोटीन के बाद क्या आएगा, हेमी सेलुलोज। फिर हेमी सेलुलोज के बाद क्या आता है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज के बाद फिर लास्ट में क्या आता है, लिग्निन। अब आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है कि कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन किस तरीके से होता है, किस चरण में होता है। तो कार्बनिक पदार्थों का जो विच्छेदन होगा वो आपका इस चरण में होगा। सबसे तीव्र गति से किसका विच्छेदन होता है, स्टार्च, प्रोटीन और वसा का। सबसे धीमी गति से किसका विच्छेदन होता है, लिग्निन का। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के चरण को लिखिए या कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन की तीव्रता को समझाइए, तो आपको केवल ये डायग्राम आपको बनाना है। ये क्या है, ये कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन की घटती हुई तीव्रता है। क्या है, घटती हुई। जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो कार्बनिक पदार्थों की जो विच्छेदन की गति है वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। नेक्स्ट में अगर बात करूं स्टूडेंट्स यहाँ से, तो कुछ पदार्थों के विच्छेदन से भी आपको प्रश्न पूछ लेगा। जैसे मैं बात करूं विच्छेदन में, एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले क्या आता है, स्टार्च आता है। क्या आता है, स्टार्च। अब स्टार्च की अगर मैं बात करूं तो स्टार्च का विच्छेदन किसमें होता है, स्टार्च बदलती है माल्टोज में। किसमें बदलती है, माल्टोज में। स्टार्च बदल जाती है, माल्टोज में बदल जाती है। फिर माल्टोज माल्टेज एंजाइम द्वारा किसमें बदल जाती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल जाती है। और ये इसका स्टार्च का जो माल्टोज में परिवर्तन होता है वो किस एंजाइम के द्वारा होता है, वो डाइस्टेज नामक एंजाइम के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, डाइस्टेज नामक एंजाइम के द्वारा होगा। दूसरी अगर बात करूं, दूसरा क्या आता है, प्रोटीन। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन किसमें बदल जाती है, प्रोटीन सरल शर्कराओं के रूप में बदलती है। किसके रूप में, प्रोटीन जो होगी, प्रोटीन किससे बने, पेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड। फिर पॉलीपेप्टाइड से क्या बनते हैं, अमीनो अम्ल बनते हैं। पॉलीपेप्टाइड से क्या बनते हैं, अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन का जो विच्छेदन होगा वो किसमें होगा, एमिनो अम्लों में होगा। प्रोटीन किसमें बदलती है, एमिनो अम्ल में बदलती है। फिर जो एमिनो अम्ल है स्टूडेंट्स, एमिनो अम्ल किसमें बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है। एमिनो अम्ल किसमें बदल जाएगा, फिर अमोनिया में बदल जाएगा। नेक्स्ट में अगर बात करें तीसरा क्या था आपका, सेलुलोज। सेलुलोज का विच्छेदन क्या होता है, बहुत धीमी गति से होता है। ये सेलुबायोस नामक पदार्थ बनाता है। सेलुलोज क्या बनाता है, सेलुलोज विच्छेदन के बाद सेलुबायोस नामक पदार्थ बनाता है। ऐसे ही चौथे पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, हेमीसेलुलोज। और अगर मैं हेमीसेलुलोज की बात करूं, जो हमारा हेमीसेलुलोज है उसका विच्छेदन क्या होता है, बहुत धीमी गति से होता है। सभी क्या होता है, बहुत धीमी गति से होता है। तो हेमीसेलुलोज क्या होता है, इनका जो विच्छेदन होगा हेमीसेलुलोज के द्वारा होगा, इसका सेल्यूलेज के द्वारा होगा। एंजाइम आपसे पूछेगा तो इसमें क्या आएगा, सेल्यूलेज एंजाइम। इसमें क्या आएगा, हेमीसेलुलेज एंजाइम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विच्छेदन का चरण हो जाएगा, विच्छेदन की क्रिया हो जाएगी। मैंने आपको इसको विस्तार से भी बता रखा है। आगे नेक्स्ट में अगर बात करूं, जो अगला हमारा पॉइंट आता है, अगला पॉइंट हमारा क्या था, अगला पॉइंट था हमारा मृदा ह्यूमस। क्या था, मृदा ह्यूमस।
अगर मैं मृदा ह्यूमस की बात करूं तो मैंने आपको बताया मृदा ह्यूमस क्या है। जैसे मृदा में जो जीवांश पदार्थ हैं, तो जीवांश पदार्थों का क्या होता है, विच्छेदन होता है। मृदा में क्या होते हैं, मृदा में होते हैं जीवांश पदार्थ, जीवांश पदार्थ। फिर इन जीवांश पदार्थों का क्या होता है, विच्छेदन। इन जीवांश पदार्थों का क्या होगा, विच्छेदन। विच्छेदन से क्या होगा, गहरे भूरे रंग के पदार्थ का निर्माण होगा। गहरे भूरे रंग के कोलाइडी पदार्थ, गहरे भूरे रंग के किस पदार्थ का निर्माण होगा, कोलाइडी पदार्थ का निर्माण होगा। और ये गहरे भूरे रंग का जो कोलाइडी पदार्थ बना, इस गहरे भूरे रंग के कोलाइडी पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, मृदा ह्यूमस कहा जाता है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, मृदा ह्यूमस क्या है, तो मृदा ह्यूमस क्या होगा, मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से गहरे भूरे रंग के कोलाइडी पदार्थ का निर्माण होता है, और इस गहरे भूरे रंग के कोलाइडी पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, मृदा ह्यूमस कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा मृदा ह्यूमस का संगठन। क्या पूछा जाता है, मृदा ह्यूमस का संगठन। अगर मैं ह्यूमस के संगठन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ह्यूमस में मैंने आपको बताया था एक तो सबसे मोस्ट क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ह्यूमस में कार्बन, और कार्बन की इसमें जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 50% होती है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, ह्यूमस में क्या होता है, ह्यूमस में नाइट्रोजन भी होता है। एक तो कार्बन हो गया, दूसरा इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन कितना होता है इसमें, 5% होता है। तीसरी अगर मैं बात करूं इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन भी होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है इसमें, 5% होती है। ऑक्सीजन कितनी होगी इसमें, 5% होगी। ऑक्सीजन 30%, ऑक्सीजन कितनी होती है इसमें, 30% होती है, 30%। नेक्स्ट में अगर बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अब इसमें हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है, हाइड्रोजन इसमें 5% होती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मृदा ह्यूमस के संगठन को समझाइए, तो मृदा ह्यूमस के संगठन में आपको ये सारी जो चीजें हैं वो लिखनी है। क्या लिखना है, कार्बन कितनी होती है 50%, नाइट्रोजन 5%, ऑक्सीजन 30% और हाइड्रोजन 5% इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट में अगर बात करें मृदा ह्यूमस में, और इसकी क्या होता है, इसके बाद उसमें 3 चीजें और होती हैं, यूमिक, यूमिन और फल्विक अम्ल। क्या होता है, एक तो यूमिक, एक यूमिन और एक फल्विक अम्ल नामक 3 पदार्थ इसमें और पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मृदा ह्यूमस के गुणधर्म। क्या आता है, मृदा ह्यूमस की विशेषता। और विशेषताओं में मृदा ह्यूमस में 2 तरह की विशेषताएं आती हैं। एक तो क्या आती है, भौतिक विशेषता। क्या आती है, मृदा ह्यूमस से एक तो भौतिक गुण आते हैं। अब भौतिक गुण क्या होते हैं, जो गुण हमें आंखों से दिखाई देते हैं। मृदा ह्यूमस के ऐसे गुणधर्म जो हमें आंखों से दिखाई देंगे वो क्या कहलाएंगे, भौतिक गुण कहलाएंगे। और भौतिक गुण में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि मृदा ह्यूमस का जो रंग होता है वो मैंने बताया कि कैसा होता है, ये गहरा भूरा होता है। इसका रंग कैसा होगा, रंग होगा इसका गहरा भूरा। दूसरी फिर इसके बाद मैंने चीज क्या बताई आपको, रंग तो इसका गहरा भूरा हो गया, उसके बाद ये कैसी प्रकृति का होता है, ये कोलाइडी होता है। रंग गहरा भूरा हो गया, उसका कैसा होगा, ये कोलाइडी होगा। तीसरी अगर मैं बात करूं कैसा होता है, जल में अम्लीय होता है, यानी ये जल में घुलता नहीं है। कैसा होता है, जल में अम्लीय होता है। चौथी अगर मैं बात करूं कैसा होता है, ये अम्लीय प्रकृति का भी होता है। जल में अम्लीय होगा, उसके बाद कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का भी होगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं इस 5वें पॉइंट में अम्लीय प्रकृति के बाद ये कैसा होता है, ये अक्रिस्टलीय भी होता है। कैसा होता है, ये अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय होता है। अक्रिस्टलीय का मतलब क्या हुआ कि इसकी कोई भी विशेष संरचना नहीं होती, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। दूसरा मैंने इसकी क्या बताया आपको, दूसरा मैंने आपको बताया इसके रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक, एक तो क्या हो गया, एक तो हो गया आपका जैविक भौतिक गुणधर्म, और एक कैसे हो गए, रासायनिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं रासायनिक गुणधर्म में, सबसे पहली विशेषता तो मैंने क्या बताया आपका, इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता होती है, क्या होती है इसकी धनायन विनिमय क्षमता, वो कितनी होती है, इसकी धनायन विनिमय क्षमता होती है 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। और आपसे 1 नंबर का प्रश्न अलग से पूछा भी जाता है कि मृदा ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, तो 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं दूसरा इसका सीएन अनुपात, मैंने आपको बताया इसका सीएन अनुपात कितना होता है, 10:1 होता है। ये नाइट्रोजन कितनी होगी इसमें 50%, और इसमें नाइट्रोजन कितनी होगी 5% और कार्बन कितनी होगी 50%। जब हम दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 10:1 निकल करके आएगा। नेक्स्ट में अगर बात करें अगला इसकी कैसा प्रकृति का होता है, ये अम्लीय भी होता है। इसका कैसा होता है, ये अम्लीय भी होता है, अम्लीय होगा। 4 नंबर की अगर बात करें इस पर कैसा आवेश पाया जाता है, तो इसके कणों पर ऋणावेश पाया जाता है। ये क्या हो गई, ये इसकी रासायनिक विशेषता हो गई। दोनों ही चीज आपसे पूछे जाते हैं, ह्यूमस के भौतिक गुण लिखिए, ह्यूमस के रासायनिक गुण लिखिए। आगे क्या पूछेगा, आगे आपसे पूछेगा ह्यूमस का महत्व। क्या पूछेगा, मृदा ह्यूमस का महत्व। मृदा ह्यूमस का महत्व क्या है, मैंने आपको एक गोबर खाद वाला जब पॉइंट बताया था तब मैंने आपको गोबर खाद के महत्व बताए थे,
और मैंने वहां आपको बताया था कि ये जो महत्व ऐसे हैं जिनको आप कहीं भी जाकर के लिख सकते हो। मैंने वहां 4-5 पॉइंट आपको कॉमन बताए। जैसे मृदा ह्यूमस के महत्व में सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करूं, इससे क्या होता है जब हम इसका उपयोग करेंगे तो मृदा में क्या होगा, मृदा की उर्वरकता में वृद्धि होगी। तो क्या होता है, उर्वरकता में वृद्धि होती है। पहली चीज तो क्या होगी, उर्वरकता में वृद्धि होगी। दूसरी अगर बात करूं, अगर मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो रही तो क्या होगा, फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। क्या होगा, फसल उत्पादन में वृद्धि। अगर मान लो उर्वरकता में वृद्धि हुई तो सीधी सी बात है कि फसल के उत्पादन में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तीसरा मैंने क्या बताया कि जो ह्यूमस होता है इसके द्वारा क्या होता है, मृदा की जो भौतिक दशा है, भौतिक दशा का क्या होता है, सुधार होता है। मृदा की भौतिक दशा का क्या होगा, सुधार होगा। चौथा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया मृदा की जल धारण क्षमता है। क्या है, मृदा की जल धारण क्षमता। मृदा की जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। पांचवा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, मृदा की जो संरचना है, संरचना में क्या होता है, सुधार होता है। मृदा की संरचना में क्या होता है, सुधार होता है। छठवां पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, जो मृदा का पीएच है वो भी क्या रहता है, इसके द्वारा नियंत्रित रहता है। तो ये मैंने आपको क्या बता दी, मृदा ह्यूमस के कार्य बता दिए। तो जनरली क्या बात हो गई, मृदा ह्यूमस की बात हो गई। नेक्स्ट फिर हमारा जो अगला पॉइंट हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, तो अगला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, अगला पॉइंट था हमारा कार्बन चक्र। क्या था, कार्बन चक्र। और मैंने कार्बन चक्र में आपको बताया था कि कार्बन चक्र क्या है, मृदा और वायुमंडल के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान क्या कहलाता है, कार्बन चक्र कहलाता है। आपसे प्रश्न भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि कार्बन चक्र किसे कहते हैं, तो मृदा और वायुमंडल के मध्य में कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की क्रिया क्या कहलाती है, कार्बन चक्र कहलाती है। मैंने कार्बन चक्र का एक चित्र भी आपको बनाना सिखाया था, वो चित्र ही काफी इंपोर्टेंट है, प्रश्न आपको उस चित्र से ही पूछा जाएगा। अगर मैं चित्र की बात करूं तो मैंने एक चीज आपको क्या बताई कि बीच में आपको क्या बनानी है, बीच में आपको बनानी है मृदा। बीच में आपको क्या लिखना है, जैसे बीच में मैंने लिखा यहाँ मृदा, मैंने बीच में क्या लिख दिया, मैंने मृदा लिख दिया यहाँ बीच में, मैंने इसको गोला कर दिया, मृदा लिखा। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया वायुमंडल। मैंने तीन चीजें आपको बताई थी, इसके बाद वायुमंडल लिखा, मैंने यहाँ गोला कर दिया। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, पादप, मैंने पादप लिखा, यहाँ गोला कर दिया। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, जीव जंतु, क्या लिख दिया, जीव जंतु, मैंने यहाँ गोला कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों को इससे मिला दूंगा, क्योंकि पादप जब खत्म होते हैं तो इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, मृदा में। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाती है, मृदा में। और जीव जंतु भी कहाँ छोड़ते हैं, मृदा में। जैसे मानव का जो मल है उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो कहाँ जाती है, मृदा में जाती है। फिर मृदा से भी वायुमंडल में क्या जाती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती रहती है। तो मैंने एक उल्टा ये बना दिया। अब अगर मैं बात करूं, जो जीव जंतु हैं ये क्या छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं CO2। जीव जंतु या हम अपनी बात करें तो हम क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। हम जो CO2 छोड़ेंगे वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी वायुमंडल में। हमने क्या छोड़ा, हमने CO2 छोड़ी, वो कहाँ चली गई, वायुमंडल में। फिर इस CO2 को किसने ग्रहण कर लिया, वायुमंडल से। इस CO2 को ग्रहण कर लिया पादपों ने। किसको ग्रहण कर लिया, CO2 को पादपों ने ग्रहण कर लिया। फिर ये पादप क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। पादपों ने क्या छोड़ी, ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन को किसने ग्रहण कर लिया, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जीव जंतुओं ने। और इन्होंने ये ऑक्सीजन कहाँ छोड़ी, इन्होंने ये ऑक्सीजन छोड़ी वायुमंडल में। कहाँ छोड़ी, इन्होंने तो ये ऑक्सीजन छोड़ी वो वायुमंडल में छोड़ी। और इस ऑक्सीजन को वायुमंडल से फिर किसने ग्रहण कर लिया, यहाँ से ग्रहण कर लिया जीव जंतुओं ने। किसके रूप में ग्रहण किया, O2 के रूप में ग्रहण किया। अब ये आपका क्या हो गया, कार्बन चक्र हो गया। आपको काफी एफर्ट लगाने नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बीच में क्या बनाया हमने, मृदा बनाया। उसके बाद हमने 3 पॉइंट और बनाए, वायुमंडल, पादप और जीव जंतु। ये सारे ही कहाँ छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में छोड़ते हैं। फिर जीव जंतु CO2 कहाँ छोड़ेंगे, वायुमंडल में। वायुमंडल से CO2 को कौन ग्रहण करेगा, पादप। फिर पादप क्या छोड़ेंगे, ऑक्सीजन। पादपों ने क्या छोड़ी, ऑक्सीजन, कहाँ, वायुमंडल में। फिर वायुमंडल से ऑक्सीजन को कौन ग्रहण करेगा, जीव जंतु। इस तरीके से क्या होता है, एक चक्र चलता है, वही क्या है आपका कार्बन चक्र है। परिभाषा कैसे लिखोगे, वायुमंडल और मृदा के मध्य में कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की क्रिया क्या कहलाती है, कार्बन चक्र कहलाती है। इसके बाद हमने क्या चीज पढ़ी, वो थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके बाद जो हमने अगली चीज पढ़ी वो पढ़ी नाइट्रोजन चक्र। एक कार्बन चक्र पढ़ा था हमने, और फिर एक क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र में मैंने आपको बताया था चित्र ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, वहां जो ज्यादा इंपोर्टेंट चीजें हैं वो उसके फैक्ट हैं। अब नाइट्रोजन चक्र की भी आपसे अगर पूछे परिभाषा, तो परिभाषा क्या होगी, वायुमंडल और मृदा के मध्य, वायुमंडल और मृदा के मध्य नाइट्रोजन के आदान प्रदान की क्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। अब अगर मैं नाइट्रोजन चक्र की बात करूं तो मैंने आपको 3-4 चीजें वहां काफी इंपोर्टेंट बताई। 3-4 चीजें क्या थी, एक तो मैंने आपको बताया वहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण,
क्या बताया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एक तो मैंने नाइट्रोजन स्थिरीकरण बताया। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडल में जो कार्बनिक नाइट्रोजन है उसका अकार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में बदलकर पादपों को प्राप्त होना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। फिर दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा मैंने पॉइंट बताया आपको खनजन, जो कि काफी इंपोर्टेंट था। खनजन, आपसे प्रश्न भी पूछता है खनजन किसे कहते हैं। तो अगर मैं खनजन की बात करूं तो खनजन क्या है, वायुमंडल में जो कार्बनिक नाइट्रोजन है, क्या है, वायुमंडल में जो कार्बनिक नाइट्रोजन, उस कार्बनिक नाइट्रोजन का कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक रूप में बदलना, किस रूप में बदलना, अकार्बनिक रूप में बदलना क्या कहलाता है, खनजन कहलाता है। आपसे प्रश्न पूछा गया खनजन किसे कहते हैं, तो वायुमंडल में क्या है, कार्बनिक नाइट्रोजन है, उसका अकार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में बदलना क्या कहलाता है, खनजन कहलाता है। अब खनजन में भी हमारे कई पॉइंट आते हैं, जैसे सबसे पहली अगर मैं बात करूं, सबसे पहली क्या आती है, अमीनीकरण। क्या आता है, अमीनीकरण, अमीनीकरण। दूसरी क्रिया आती है वो क्या आती है, दूसरी जो हमारी क्रिया आएगी यहाँ वो आएगी अमोनीकरण, अमोनीकरण। एक तो अमीनीकरण हो गई, एक क्या हो गई, अमोनीकरण हो गई। तीसरी अगर मैं क्रिया की बात करूं, तीसरी क्रिया कौन सी आती है, नाइट्रीकरण। एक क्या आता है, एक आता है नाइट्रीकरण। ये तीन क्रिया इसमें सबसे जो मोस्ट है वो आती है। अब अगर मैं बात करूं इन तीनों में कि अमीनीकरण क्या है, तो अमीनीकरण क्या होगा, जैसे जो वायुमंडल में नाइट्रोजन वो किस रूप में है, अकार्बनिक रूप में। अब अकार्बनिक रूप में जब वो बदली तो किस रूप में बदली, वो प्रोटीन के रूप में, किस रूप में बदली, प्रोटीन के रूप में। फिर जो प्रोटीन है, प्रोटीन, इस प्रोटीन का किस रूप में बदलना, एमिनो अम्लों के रूप में बदलना। जब प्रोटीन एमिनो अम्ल के रूप में बदलेगी तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, वो क्रिया कहलाएगी स्टूडेंट्स अमीनीकरण। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है अमीनीकरण क्या है, तो प्रोटीन का एमिनो अम्लों के रूप में बदलना क्या कहलाता है, अमीनीकरण कहलाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं अमोनीकरण क्या है, फिर ये जो एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल, ये एमिनो अम्ल किस रूप में बदलते हैं, ये फिर बदलते हैं अमोनिया के रूप में। एमिनो अम्लों का अमोनिया के रूप में परिवर्तित होना, अमोनिया, एमिनो अम्ल किस रूप में बदलते हैं, अमोनिया के रूप में। तो एमिनो अम्लों का अमोनिया के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है, अमोनीकरण कहलाता है। फिर लास्ट में क्या आता है, नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण क्या होगा, ये जो अमोनिया है, क्या है, अमोनिया, लास्ट के बाद क्या है हमारा यहाँ अमोनिया। अब ये जो अमोनिया है वो किस में बदलेगा, ये हमारा जो अमोनिया है ये नाइट्रेट के रूप में बदलेगा। अमोनिया का नाइट्रेट के रूप में बदलना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका नाइट्रीकरण। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है नाइट्रीकरण क्या है, तो अमोनिया का नाइट्रेट के रूप में बदलना क्या कहलाएगा, नाइट्रीकरण कहलाएगा। अब इस अगर मैं नाइट्रीकरण की बात करूं तो इसमें दो क्रियाएं आती है। नाइट्रीकरण में एक तो क्या होगा, जो हमारा अमोनिया है पहली क्रिया में, पहली क्रिया में क्या हुआ, जो अमोनिया है वो किस रूप में बदलेगा, नाइट्राइट के रूप में। अमोनिया किस रूप में बदलेगा, नाइट्राइट के रूप में बदलेगा। फिर जो दूसरी क्रिया आएगी उसमें जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट वो किस रूप में बदल जाएगी, नाइट्राइट नाइट्रेट के रूप में बदल जाएगी, नाइट्रेट। इसमें दो क्रिया होती हैं, पहली क्रिया में अमोनिया नाइट्राइट के रूप में बदलेगा और दूसरी क्रिया में नाइट्राइट नाइट्रेट के रूप में बदलेगी। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा तुम्हें जनरल सा प्रश्न पूछा जाएगा कि अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन किस जीवाणु की उपस्थिति में होता है। अगर मैं जीवाणु की बात करूं तो यहाँ कौन सा जीवाणु आता है, यहाँ आता है नाइट्रोसोमोनास। क्या आता है, नाइट्रोसोमोनास आता है, नाइट्रोसोमोनास। दूसरी अगर बात करूं नाइट्राइट का नाइट्रेट में परिवर्तन किस जीवाणु की उपस्थिति में होता है, तो यहाँ आता है आपका नाइट्रोबैक्टर। ये दोनों ही प्रश्न आपको पूछे आते हैं, जेट आईआर में भी आएंगे आपके और 12th में भी आएंगे। नाइट्रोबैक्टर इस तरीके से पूरी क्या संपन्न हो जाती है, आपकी जो नाइट्रोजन चक्र है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद इसमें एक क्रिया और आती है, तीन क्रिया हमने पढ़ी, यहाँ एक दो एक तीसरी क्रिया आती है, उसको हम कहते हैं विनाइट्रीकरण। ये भी आपसे पूछा जाता है कोई, विनाइट्रीकरण। अब विनाइट्रीकरण क्या है, विनाइट्रीकरण है वायुमंडल में जो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में उपस्थित है, इसे नाइट्रोजन का किस रूप में बदलना, यानी जो वायुमंडल में जो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन उपस्थित है इसका गैस के रूप में परिवर्तित होना, किस रूप में परिवर्तित होना, गैस के रूप में परिवर्तित होना। तो इसके गैस के रूप में परिवर्तित होने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, विनाइट्रीकरण कहलाती है। वायुमंडल में मृदा में क्या गई, नाइट्रोजन गई, किस रूप में आ गई है, नाइट्रेट के रूप में।
फिर इस नाइट्रेट का किसके रूप में बदलना है, गैस के रूप में। और जब ये गैस के रूप में बदलेगी तो कहां जाएगी, सीधी वायुमंडल में जाएगी। तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, विनाइट्रीकरण कहलाएगी। इस तरह से क्या हो जाता है, आपको जो नाइट्रोजन चक्र है वो पूरा संपन्न हो जाता है। अब मान लो आपको नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाना हो, चित्र बनाना ही पड़ेगा आपको, तो फिर कैसे बनाना है इसका चित्र, चलिए थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। अगर मैं चित्र की बात करूं तो आपको सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचनी है इस तरीके से, मैंने पहले भी बताया था आपको। रेखा खींचने के बाद आपको क्या बनाना है, ये कि यहाँ पर पौधा बनाना है। जैसे मान लो मैंने कोई यहाँ पौधा बना दिया इस तरीके से, पौधा बन गया। पौधे के बाद आपको क्या बनानी है, इसकी जड़ भी बनानी है। जैसे मान लो मैंने यहाँ क्या बना दी, इसकी जड़ बना दी। अब जड़ के बाद आपको करना क्या है, सिंपली दो तीन चीजें करनी है। पहले मैंने यहाँ क्या लिखा, वायुमंडल। देखो यहाँ क्या लिखो, वायुमंडल। अब वायुमंडल में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, हम सबको पता है। फिर ये वायुमंडल की नाइट्रोजन डायरेक्ट कहाँ आती है, मृदा में। वायुमंडल की नाइट्रोजन कहाँ गई, मृदा में आ गई। दूसरा, जब मान लो वर्षा हुई तो क्या होती है, वर्षा होती है, तो वर्षा के द्वारा भी नाइट्रोजन कहाँ जाती है, मृदा में जाती है। एक हमने क्या करती, वर्षा करती। एक मान लो हमने क्या किया, खेत में उर्वरकों का उपयोग किया। किसका उपयोग किया, उर्वरक या खाद। तो जब हम खाद या उर्वरक का उपयोग करते हैं, जैसे मान लो हमने क्या किया, उर्वरक या खाद का उपयोग किया, तो उसके द्वारा भी मृदा में क्या आती है, नाइट्रोजन आती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो कुछ उद्योग होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ उद्योग होते हैं, उन उद्योगों के द्वारा भी क्या निकलती है, गैस निकलती है, नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन भी कहाँ आती है, मृदा में आती है। ये चीज हमने लिख दी। फिर जब नाइट्रोजन मृदा में आई तो कौन सी क्रिया हुई, फिर क्रिया हुई खनन की। क्या हुआ, खनन की क्रिया हुई। यहाँ आपको खनन लिखना है। खनन से ये नाइट्रोजन किसमें बदल गई, ये बदल गई आपकी नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में बदल गई, नाइट्रेट के रूप में। अब नाइट्रेट के रूप में बदली तो जब इसको किसने ग्रहण कर लिया, पादपों ने इसको ग्रहण कर लिया। फिर जो बची हुई नाइट्रोजन थी उसका क्या हो गया, विनाइट्रीकरण। क्या हुआ, विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण जब इसका हुआ तो ये गैस के रूप में बदल गई, और गैस के रूप में बदल कर ये पुनः कहां चली गई, वायुमंडल में चली गई। गैस के रूप में जब ये बदली तो पुनः कहां गई, ये वायुमंडल में आ गई। ये पूरा चित्र हमारा किसका हो गया, नाइट्रोजन चक्र का हो गया। बिल्कुल सिंपल ही है, ज्यादा कुछ आपको यहाँ करना नहीं है। मैंने सबसे पहले यहाँ क्या बनाया, सबसे पहले मैंने यहाँ एक पेड़ बनाया, एक लाइन खींची, जड़ बनाई, या मैंने वायुमंडल लिखा, या मैंने वर्षा लिखी, या मैंने उर्वरक लिखे, और यहाँ मैंने क्या लिखा, एक झंडा बना दिया कंपनी का। जो कंपनी वगैरह में काम होता है उनसे भी नाइट्रोजन कहाँ आती है, मृदा में आती है। फिर मैंने क्रिया लिख दी, खंजर के द्वारा नाइट्रेट के रूप में बदल गई। फिर का क्या हुआ, इसका विनाइट्रीकरण, गैस के रूप में बदल गई, और गैस से फिर कहाँ चली गई, डायरेक्ट पुणे वायुमंडल में चली। ये किसका चित्र हो गया, आपका नाइट्रोजन चक्र का चित्र हो गया। हमारी सारी चीजें लगभग यहाँ फिनिश हो गई इस चैप्टर की। एक चीज यहाँ और बची। अब एक चीज हमारी क्या बचती है, वो लास्ट का जो हमारा पॉइंट है वो है मृदा सूक्ष्म जीव। अगला पॉइंट क्या है लास्ट, वो आता है मृदा सूक्ष्म जीव। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मृदा सूक्ष्म जीव। अब देखो, एक प्रश्न को आपको पूछा जाता है मृदा सूक्ष्म जीव क्या है। नाम से स्पष्ट है, मृदा सूक्ष्म जीव यानी मृदा में पाए जाने वाले ऐसे छोटे छोटे जीव जो आंखों से दिखाई नहीं देते, क्या कहलाते हैं, मृदा सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। मृदा में पाए जाने वाले ऐसे छोटे छोटे जीव जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको क्या कहा जाता है, मृदा सूक्ष्म जीव कहा जाता है। अगर मैं मृदा सूक्ष्म जीवों की बात करूं स्टूडेंट्स, तो मृदा में कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, 5 प्रकार के। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कौन से हैं, एक तो आपके जीवाणु। दूसरी अगर मैं बात करूं तो कौन से हैं, एक्टिनोमाइसिटिस। एक्टिनोमाइसिटिस जीवाणु हो गया। जीवाणु के बाद एक्टिनोमाइसिटिस। तीसरी अगर मैं बात करूं तो कौन से हैं, कवक। चौथी अगर मैं बात करूं तो कौन से हैं, शैवाल। शैवाल। पांचवी में अगर बात करूं तो स्टूडेंट्स पांचवे कौन से हैं, पांचवे हमारे साइनोबैक्टीरिया यानी प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ। ये मृदा में 5 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो पहला प्रश्न हमें ऐसे ही पूछा जाता है कि मृदा में कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो मृदा में 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कौन कौन से, प्रोटोजुआ, शैवाल, कवक, एक्टिनोमाइसिटिस और जीवाणु। अब अगर मैं बात करूं इनमें, तो जो जीवाणु मृदा में क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मृदा में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव कौन से हैं, तो जीवाणु। तो कितने होते हैं, कुल जीवों के 90% होते हैं। मृदा में जो टोटल जीव है उनके कितने होंगे, 90%। यानी अगर मैं बात करूं तो 1 ग्राम मृदा में कितने होते हैं, 10 करोड़ जीवाणु होते हैं। 1 ग्राम मृदा में कितने जीवाणु होते हैं, 10 करोड़ जीवाणु होते हैं।
और इनके अगर मैं कार्य की बात करूं तो जीवाणु कार्य क्या करते हैं, ये जीवाणु मृदा में नाइट्रोजन प्रदान करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रदान करने का कार्य करते हैं। या फिर मैं कह सकता हूं कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो फास्फोरस भी प्रदान करते हैं, मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदान करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट में क्या बात करूं, एक्टिनोमाइसीट्स। अगर मैं एक्टिनोमाइसीट्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये एक्टिनोमाइसीट्स क्या है, एक्टिनोमाइसीट्स मृदा में सर्वाधिक भार में पाए जाने वाले जीव है। सर्वाधिक भार यानी मृदा में सबसे ज्यादा वजन कौन से जीवों का होता है, तो सबसे ज्यादा वजन किसका होगा, एक्टिनोमाइसीट्स का होगा। अगर मैं इनकी संख्या की बात करूं तो कुल जीवों का 9% होते हैं। ये कुल जीवों का कितना होते हैं, 9% होते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं स्टूडेंट्स, तो मृदा से जो हमें सुगंध आती है, क्या आती है, मृदा से सुगंध, जुताई के बाद मृदा से सुगंध आती है, वो किसके कारण आती है, एक्टिनोमाइसीट्स के कारण आती है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि जुताई के पश्चात मृदा से सुगंध कौन से जीवों के कारण आती है, तो वो एक्टिनोमाइसीट्स के कारण आती है। इनका कार्य क्या होता है, ये मृदा में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सड़ाने गलाने का कार्य ये करते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं कवक, अगर स्टूडेंट्स में कवकों की बात करूं तो जो कवक है ये क्या है, ये अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं, तो अम्लीय मृदा में कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं। अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कवक है। अगर मैं इनकी बात करूं तो मृदा में 3 से लेकर के 9 पीएच तक जीवित रहते हैं। 3 से लेकर के 9 पीएच तक प्रश्न पूछा जाएगा कवक मृदा में कितने पीएच तक पाए जाते हैं, 3 से लेकर के 9 पीएच तक ये पाए जाते हैं। आगे अगर बात करें कार्य क्या करते हैं, तो ये भी कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का कार्य करते हैं। ये कार्य क्या करेंगे, ये कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगले कौन से हैं, अगले शैवाल। अब शैवाल को हम क्या कह देते हैं, शैवाल को हम दूसरा नाम दे देते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम देते हैं, साइनोबैक्टीरिया। प्रश्न पूछा जाएगा साइनोबैक्टीरिया के नाम से कौन से जीवों को जाना जाता है, तो जो शैवाल है शैवालों को हम किस नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं, समझिए मृदा में क्या करते हैं, ये मृदा में नाइट्रोजन प्रदान करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, ये मृदा में नाइट्रोजन प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही ये मृदा में क्या बढ़ाते हैं, वायु संचार। ये क्या करते हैं, मृदा में वायु संचार में वृद्धि करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है मृदा में वायु संचार हेतु आवश्यक जीव कौन से हैं, तो कौन से हो गए, शैवाल हो गए। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये तीनों जो है वो कैसे हैं, एक कोशिकीय जीव है। कैसे, एक कोशिकीय जीव है सारे, एक कोशिकीय। बाकी अगर मैं प्रोटोजोआ की बात करूं तो प्रोटोजोआ क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। क्या है, बहुकोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय जीव होने के बाद ये क्या कार्य करता है मृदा में, ये भी कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का कार्य करता है। अब मान लो आपसे उसने प्रश्न पूछा कि मृदा जीवाणुओं के बारे में समझाइए, तो आप क्या लिखोगे मृदा जीवाणुओं के बारे में, ये मृदा में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव हैं। इनकी संख्या कुल जीवों के 90% होती है। 1 ग्राम मृदा में 10 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं। ये मृदा में नाइट्रोजन व फास्फोरस प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस तरीके से आप लिख दोगे। नेक्स्ट मान लो आपसे पूछ लिया एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में समझाइए, तो एक्टिनोमाइसीट्स क्या है, मृदा में सर्वाधिक भार या सर्वाधिक वजन में पाए जाने वाले जीव हैं। इनकी कुल संख्या 9% होती है। मृदा से सुगंध इन्हीं जीवों के कारण आती है। ये मृदा में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का कार्य करते हैं। इस तरीके से आप किसी भी जो मृदा सूक्ष्म जीव है उसके बारे में लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर था तुम्हारा उसका रिवीजन भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया और चैप्टर भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अगली क्लास में जो कल वाली हमारी क्लास है उसमें हम इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उन प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए थैंक यू। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में कभी भी पूछ सकते हैं।